Hello everyone, this is Akshay. I hope you all are doing well. This is the third lecture in this series of previous year question. Now the today's lecture is from 2012. 2012 के सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि कुछ मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि काफ़ी लंबे वीडियोस हो रहे हैं, है ना। तो थोड़े रिलेक्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा टाइमिंग वाले वीडियोस देखने के लिए। सो थोड़ा फास्ट चलते हैं। पहले क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस पे आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, थिंक अबाउट द ऑप्शंस, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन प्रोसीड। ओके, सॉरी, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हो गए? एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स, ओशन करेंट्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हिमालयाज, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें से कुछ टॉपिक्स इससे पहले भी रिपीट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट वाला पार्ट है, तो पहले 2010 वाले लेक्चर में मेडिटेरेनियन वाला क्लाइमेट के हम लोगों ने देखा था। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, तो पहले हम लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न वाला एक ऑप्शन देखा था सॉइल प्रिवेंशन के क्वेश्चन में। हिमालयाज है, जो ब्रह्मपुत्रा का सिंटेक्सियल बेंड वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। तो इस तरीके से टॉपिक्स रिपीट होते हैं, जो मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि वाई वी नीड टू एनालाइज दिस क्वेश्चन बिकॉज द टॉपिक्स गेट रिपीटेड एंड आप लोगों का रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर cited by the scientist as evidence or evidences for the continued expansion of universe। continued expansion जो हो रहा है यूनिवर्स का, उसके लिए क्या क्या एविडेंसेस साइंटिस्ट लोगों ने बोले, कि कौन से साइट किए यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस, सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडशिफ्ट फिनोमेनन इन स्पेस, थर्ड इज मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड्स इन स्पेस, फोर्थ इज occurrence of supernova explosions in space। now you have to pause the video for some time, just think about the question, think about the options, read it carefully, थोड़ा brainstorming करो और इसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश करो। ओके, now let's see the explanation। इसका एक्सप्लेनेशन आंसर ए है, जो 1 और 2 ऑप्शन है वो, जो है प्रेजेंस ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, एंड सेकंड वन इज द रेडशिफ्ट और डॉपलर इफेक्ट। जो रेडशिफ्ट फिनोमिनन होता है उसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, राइट। नाउ दिस माइक्रोवेव रेडिएशन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन बिग बैंग। बिग बैंग, जो बिग बैंग थ्योरी हमें बताई गई है एनसीईआरटीज में, राइट। काफ़ी सारी थियरीज बहुत वेरियस साइंटिस्ट लोगों ने वहाँ पे दी थी कि इसकी वजह से यूनिवर्स इस तरीके से एक्सपांड हो रहा है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट जो बिग बैंग थ्योरी है वो काफ़ी रिलायबल समझी जाती है ना। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे डायरेक्टली बिग बैंग का कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, बट उसके जो पॉइंट है, जैसे ये माइक्रोवेव रेडिएशन है, रेडशिफ्ट और डॉपलर इफेक्ट है, ये यहाँ पे मेंशन किए थे। तो आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली है क्या ये भी पता होना चाहिए। ऑलराइट, this microwave radiation is thought to have originated in Big Bang and it is a measure of average temperature of the universe which has been cooling as the universe has expanded, है ना। टेम्परेचर कम हो रहा है, तो जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है। बेस्ड ऑन द हबल्स लॉ एंड डॉपलर इफेक्ट, साइंटिस्ट कैन मेजर द वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज दे मूव ईदर टूवर्ड और अवे फ्रॉम द अर्थ। जो भी कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होंगे उनकी वेलोसिटी यहाँ पे मेजर की जाती है हबल्स लॉ एंड यूजिंग हबल्स लॉ एंड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो तब हमें पता चलता है कि ये एक्सपांड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। एनी सोर्स ऑफ लाइट मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, देयर इज अ वेलोसिटी डिपेंडेंट शिफ्ट इन बोथ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग अवे द वेवलेंथ इज लेंथन एंड द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स जो मूव अवे होते हैं अर्थ से, वेवलेंथ इज लेंथन, वेवलेंथ थोड़ा सा लेंथन हो जाती है और फ्रीक्वेंसी जो वो कम हो जाती है। बिकॉज वेवलेंथ डिफाइंस कलर, ठीक है, एक मिनट, बिकॉज वेवलेंथ डिफाइंस कलर अ रिसीडिंग सोर्स ऑफ लाइट एज इट स्पेक्ट्रल लाइन शिफ्टेड टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये जो है ये रेड शिफ्ट वाला फिनोमेनन की बात हो रही है ना। यूजिंग दिस रेड शिफ्ट द वेलोसिटीज एट विच द गैलेक्सीज आर रिसीडिंग फ्रॉम द मिल्की वे विच इज अ गैलेक्सी एंड from each other can be measured and time required for the matter of the universe to have expanded from a point of infinite density can be calculated। मतलब यहाँ पे हमें एक कितने स्केल पे वो एक्सपांड हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाई द स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 इज नॉट करेक्ट, लेट्स सी। Statement 3 is irrelevant as asteroid movement is determined by gravity and not the बिग बैंग। ग्रेविटी से एस्टेरॉइड की मूवमेंट मतलब पता की जाती है ना। अगर कोई एस्टेरॉइड है
और वो एक ही ऑर्बिट में अगर रोटेट कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है ना। ये हमें नहीं पता चलता है उससे कि चलो एक ही ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है, बट उससे हमें ये ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा है कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ कि यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। नाउ व्हाट द फोर्थ स्टेटमेंट, व्हाई इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ऑकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इज नॉट एन एविडेंस, ये कोई एविडेंस नहीं है, बट इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस एंड द रेडशिफ्ट ऑफ द गैलेक्सी। ये एक सेकेंडरी चीज है, ये प्राइमरी चीज नहीं है कि जो हमें बताएगा कि यूनिवर्स जो एक्सपांड हो रहा है। ये क्या करता है, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस एंड रेडशिफ्ट ऑफ द गैलेक्सी। ओके, कंसेप्चुअल पार्ट था, बिग बैंग थ्योरी वाला बेसिक पार्ट था। ये एनसीईआरटी में, जीसी लियोंग में बिल्कुल दिया है और अच्छी तरीके से दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया encourages the cultivation of sea buckthorn. What is the importance of this plant? Now this encouragement by the government, ये 2012 के आसपास कहीं पे हुआ होगा, है ना। तो ये एक करंट अफेयर वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया आप लोगों के लिए, ठीक है। बेसिक वाली चीज नहीं है, बट करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट? It helps in controlling soil erosion and in preventing desertification. It is a rich source of biodiesel. It has nutrition value and is well adapted to live in cold areas of high altitudes. Its timber is of great commercial value. Now think about it for some time. Pause the video. Okay. I'll move to the explanation. Now its answer is C. सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए. The first thing we should know about this. What is sea buckthorn? Right? This has been already given in the question that it is a plant. है ना. तो नाउ द सी बकथॉर्न इज पॉपुलरली नोन एज ले बेरीज, है ना. दीज आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बेरीज. इट हैज मल्टीपर्पज मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, जो थर्ड स्टेटमेंट में आपको दिया है. इट कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड हेल्प नाइट्रोजन फिक्स ऑप्शन इन कोल्ड एंड डेजर्ट एरियाज. ये फर्स्ट ऑप्शन में मेंशन किया है, राइट. द प्लांट हैज एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मेकिंग इट आइडियल फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन. अगर एक्सटेंसिव रूट उसके होते हैं तो सॉइल इरोजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक प्रिवेंट हो जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसकी वजह से बाकी प्लांट्स को वहाँ पे बाकी प्लांट्स की ग्रोथ होने के लिए हेल्प होता है. तो डेजर्टिफिकेशन भी यहाँ पे ये प्रिवेंट करता है, ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. आप लोग इसको वीडियो को थोड़ा स्पीड कम करके भी देख सकते हो या बढ़ा के भी देख सकते हो, जिस तरीके से आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स फार्मिंग. मिक्स फार्मिंग की मिक्स फार्मिंग इसका हम लोगों ने ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, ठीक है. क्रॉप रोटेशन की एक बात हम लोगों ने देखा था, सॉइल प्रिवेंशन वाला एक क्वेश्चन था पहले 2010 वाले सेशन में, राइट. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन. कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स, इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे बताना है. मिक्स फार्मिंग और कैरेक्टरिस्टिक क्या है. मिक्स फार्मिंग मतलब इसेंशियली उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना. सेकेंड ऑप्शन इज कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, rearing of animal and cultivation of crops together. None of the above. Now इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, बहुत बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके. यही पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं. कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स क्या होता है. जैसे कैश क्रॉप है फिर फूड क्रॉप ले लिया, तो यहाँ पे आप लोग क्रॉप रोटेट कर रहे हो, राइट. कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, मिक्स फार्मिंग नहीं है, ये मिक्स क्रॉपिंग की बात आती है, राइट. देन रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, इसे कहते हैं मिक्स फार्मिंग. दिस इज कॉल्ड मिक्स फार्मिंग, राइट. एनिमल्स भी हो, लाइफ स्टॉक भी हो और कल्टीवेशन कुछ क्रॉप्स का कल्टीवेशन भी हो, है ना. जैसे फिशिंग वाला पार्ट चलता है, वो जो टैंक्स वगैरह बना के, है ना. फिर शिप्स वाला होता है या पोल्ट्री वाला होता है, राइट. गोट फार्म वाला होता है, तो इसको कहते हैं मिक्स फार्मिंग, ओके. दिस इज इट्स एक्सप्लेनेशन. अदर रिलेटेड टर्म्स लाइक मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, okay. And let's, a particular state in India has the following characteristics. The same question we have already seen in the context of Sikkim and Rajasthan, right. Now see, a particular state in India has following characteristics. It is located on the same latitude which passes through the northern Rajasthan, right. Again the Rajasthan has been asked. It has over 80% of its area under forest. 80% जो एरिया है, जो भी ये आप जिस भी स्टेट की बात हो रही है उसका जो है अंडर फॉरेस्ट कवर है. ओवर द 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कंस्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट. 12% से ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है ये स्टेट में.
नाउ द ऑप्शंस आर गिवन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. आप if you can eliminate or if you just use your common sense, Himachal Pradesh and Uttarakhand you can eliminate in the first instance, right? यहाँ पे now you have only two options remaining with you, that is Arunachal Pradesh and Assam, right? Now let's see its answer is A. Why? Now this is Arunachal Pradesh, this is going to the northern Rajasthan, right? In terms of forest cover as a percentage of their total geographical area, the top 5 states are Mizoram, that is 85.41%. Second one is Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur and Nagaland. All the states are in almost in northeast India, right? Now Arunachal Pradesh has a large network of protected areas covering an area of 9527.995 square kilometer, which constitutes 18.48% of recorded forest area. मतलब 18% है. ऑप्शंस में तो आप लोगों को 12% से ज़्यादा का कहा है, राइट, है ना? तो बहुत थोड़ा सा कंसेप्चुअल, अगर मैप पढ़ा है, ये लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से अगर मैप पढ़ा है तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, तो पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा. ओके, क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया. क्रॉप्स के क्वेश्चंस पहले भी हम लोगों ने देखे थे, टी और कॉफी का कुछ एक क्वेश्चन आया था, है ना? नाउ काउपी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, शायद ये उस टाइम करंट अफेयर में हो, है ना? जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती है, तो गवर्नमेंट क्या करता है कि कुछ क्रॉप्स को ये कह देता है कि हाँ ये पल्सेस कैटेगरी में भी आएगा, ये फॉडर कैटेगरी में भी आएगा, उसको ग्रीन मैन्योर करके भी यूज कर सकते हैं, राइट? नाउ कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, काउपी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी. विच ऑफ द अबाउ इज और आर यूज एज पल्स, फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर. तीनों भी चीज कौन से यूज कर सकता है, राइट? थोड़ा सा अगर ये चीजें ग्रीन ग्राम, पिजन पी, काउ पी एग्जैक्टली क्या है, अगर ये नहीं पता है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है. लेट्स सी, आंसर इज डी. ऑल ऑफ देम आर यूज एज पल्स एंड फॉडर. ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स ऑफ लेग्यूम्स लाइक काउपी, हॉर्स ग्राम एंड ग्रीन ग्राम इम्प्रूव द प्रेसिपिटेशन यूज इफिशियंसी ड्यूरिंग ऑफ सीजन. काउपी इज लोबिया, जिसको हम लोबिया कहते हैं हिंदी में, है ना? तो ग्रीन मैन्योर करके भी ये तीनों भी क्रॉप्स जो है वो यूज किए जाते हैं. लोबिया एज अ ग्रीन मैन्योर पुट्स इन नाइट्रोजन, बिल्ड्स ऑर्गेनिक मैटर, स्मॉदर्स वीड्स एंड कंट्रोल नेमेटोड्स. पिजन पी, जिसको हम तूर और अरहर की दाल कहते हैं, इज ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज एज अ ग्रीन मैन्योर, है ना? जैसे क्रॉप्स, जैसे तुअर की दाल या अरहर की दाल जब आती है, उसका जो क्रॉप्स आप ले लेते हो आफ्टर हार्वेस्टिंग, जो उसमें बचता है उसको ग्रीन मैन्योर वगैरह करके आप यूज कर सकते हो. ऑलराइट, what the next question says, consider the following factors: rotation of earth, air pressure and wind, density of ocean water and revolution of earth. Which of the above factors influence the ocean currents? ocean currents होते हैं, है ना? सब लोगों को पता है, कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशन करंट होते हैं. तो वो ओशन करंट्स का जो मूवमेंट होता है वो इन फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है? दिस इज द क्वेश्चन, है ना? सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसी डिफिकल्टी नहीं है रीड करने में, है ना, और कुछ इंटरप्रेट करने में. नाउ आप लोगों को सोचना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट? ब्रेनस्टॉर्मिंग करो तो थोड़ी सी. पहले एक ऑप्शन को, रोटेशन ऑफ अर्थ क्या इस पे इन्फ्लुएंस करता है, क्या एयर प्रेशर एंड विंड करता है, क्या डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर किस तरीके से करेगा, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ किस तरीके से करेगा, राइट? चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. आंसर इज बी, ठीक है, एक्सेप्ट डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, सारे ऑप्शन सही है. नाउ प्राइमरी फोर्सेस, इंसुलेशन, प्लैनेटरी विंड्स, अर्थ रोटेशन एंड ग्रेविटी, कोरोलिस फोर्स. कोरोलिस फोर्स के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके थे. नाउ हाउ द इंसुलेशन वर्क्स ऑन इट. हीटिंग बाय सोलर एनर्जी causes the water to expand. This causes a very slight gradient and water tends to flow down the slope causing the ocean current. The flow is normally from east to वेस्ट, इस साइड से लेके वेस्ट में ये फ्लो नॉर्मली होता है. जैसे जैसे सोलर एनर्जी इंसुलेशन वहाँ पे होता है, तो वो जो वाटर टू एक्सपांड का मतलब क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है? जहाँ से प्रेशर बढ़ जाता है और जिस साइड में प्रेशर कम होगा तो वहाँ से वो जो ओशन करंट है या वाटर है वहाँ का ऊपर का, वो वहाँ से मूव करेगा. तो जैसे वो वाटर मूव करेगा तो वो हो गया आपका ओशन करंट. नाउ प्लैनेटरी विंड्स बिल्कुल हेल्प करती है ना? जैसे आप लोगों ने अभी तुरंत एक साइक्लोन वगैरह आया था, तो वो बहुत सारी आप लोगों को वहाँ पे क्या दिखते हैं, वेव्स दिखती है इसकी, ठीक है? तो
उसकी वजह से जो टाइड्स दिखती है, बड़ी बड़ी टाइड्स आती है, तो ये कुछ विंड्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये भी इस पे एक इन्फ्लुएंसर का काम करता है। अर्थ रोटेशन एंड ग्रेविटी, बिल्कुल अर्थ जैसे जैसे रोटेट होती है वैसे वैसे अपोजी पेरिजी वाला बात, चलो ये तो मून वाली बात हो गई। इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है तो फिर उसका भी एक इन्फ्लुएंस होता है, ग्रेविटी का एक इन्फ्लुएंस होता है, कोरोलियस फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है। कोरोलियस फोर्स मतलब जो रिवॉल्व करती है, ठीक है, सॉरी कोरोलियस फोर्स मतलब आपका जो रोटेशन वाला पार्ट है वो, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे क्या कहा है, दिस फोर्स इंटरवीन्स एंड कॉजेज द वाटर टू मूव द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। दिस प्रोड्यूस लार्ज सर्कुलर करंट्स इन एन ओशन बेसिन, वन सच सर्कुलर करंट इज सरगासो सी। सरगासो सी कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। वहां से उसके चारों तरफ से ओशन करंट्स मूव होते हैं तो वो एक सर्कल जैसा बन जाता है, तो वो एक सरगासो सी उसका नाम है। ये बाकी सेकेंडरी फोर्सेस है, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ना है आपको। जैसे हम लोगों ने डेंसिटी की बात की थी, तो डेंसिटी तो इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बट द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी एंड सैलिनिटी वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, तो सैलिनिटी भी वहाँ पर एक कुछ फैक्टर है, मतलब डेंसिटी और सैलिनिटी दोनों मिलाकर वहाँ पे काम होता है। बाकी कुछ ये है, कोस्टलाइन शेप है, टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको आप पढ़ लेना। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ग्राउंडनट, सीसम, पियर मिलेट, ठीक है। नाउ ग्राउंडनट क्या है ये तो आप लोगों को पता है, सीसम पता है, तिल होते हैं तिल, ठीक है, ये भी पता है। पियर मिलेट इसको भी देखते हैं कि ये क्या होता है, तो ठीक है। नाउ विच ऑफ द अबाउ ईदर आर प्रिडोमिनेटली रेन फीड क्रॉप और क्रॉप्स, सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं, ऐसे कौन से क्रॉप्स है, राइट। सिर्फ नहीं, प्रिडोमिनेटली मतलब ज्यादा से ज्यादा, कहीं कहीं पे इरिगेटेड भी होते हैं, ऐसा नहीं है। आंसर क्या है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव आर रेन फीड क्रॉप्स। दिस इज योर सीसम, पियर मिलेट और ये ग्राउंडनट। आई होप आप सब लोगों को पता ही होगा ये चीज़ें क्या होती है ना। तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Why when you travel in Himalayas you will see the following: deep gorges, U-turn river courses, parallel mountain ranges, steep gradients causing landsliding। हिमालयस का क्वेश्चन हम लोगों ने जैसे देखा था, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही बताया था इसके, कि जो सिंटेक्शियल बेंड वाली हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, ब्रह्मपुत्रा वाली, है ना, नामचा बरवा से सिंटेक्शियल बेंड लेती है वो, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, यूटर्न रिवर कोर्स, तो उसका आप लोगों को एक ऑप्शन तो यही पे मिल गया। तो जिसमें 2 वाला ऑप्शन नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो पहले, ये सी खत्म हो गया, बचे 3 ही ऑप्शन आप लोगों के पास। नाउ पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टेप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग और डीप जॉर्जेस। अब इसके बारे में सोचो, आप अगर हिमालय में जाओगे तो आप लोगों को ये चीज़ें मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। आई विल प्रोसीड टू द एक्सप्लेनेशन नाउ। डीप जॉर्जेस, ये इसको डीप जॉर्जेस कहते हैं, है ना। डीप वैलीज होती है आप लोगों की, ये तो आप लोगों को बिल्कुल मिलता ही मिलता है वहाँ पे। दीज आर द पैरेलल रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, झास्कर रेंज, देन दिस शिवालिक, राइट, पीर पांजाल है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ये है पैरेलल रेंजेस आप लोगों को, ये भी मिलती है। डीप जॉर्जेस भी मिल गए, यू टर्न भी मिल गए, राइट। तो जब हिमालय वाला पार्ट पढ़ोगे तब उसमें वेरियस रिवर्स आप लोगों को मिलती है, रिवर्स का सोर्स है बहुत बड़ा हिमालय। तो रिवर्स वहाँ पे होती है मैच्योर स्टेज, तो वो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ती है हिमालयज में, तो ऐसे डीप जॉर्जेस, ये जो डीप जॉर्जेस है ये क्रिएट करते जाती है, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, बिकॉज जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से हाइट ऊपर जाते हो, राइट, हाइट इंक्रीज करते हो, तो वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फिनोमेना। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सिर्फ अर्थ सरफेस से ऊपर ही एटमॉस्फेयर जो है वो हीट होते जाता है। देयर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर जो है आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर जो है अपर एटमॉस्फेयर, वहां पे क्या आता है, मॉइस्चर जो है वो ज्यादा होता है, ऐसा ये ऑप्शन कह रहा है। द थर्ड ऑप्शन से द एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर, नाउ एयर जो है अपर एटमॉस्फेयर पे लेस डेंस होती है। नाउ थिंक अबाउट दिस ऑप्शन, यू विल गेट सम काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन सम ऑफ द ऑप्शंस, है ना। आप लोग सोचो, पॉज करो इसको, आई विल मूव टू द एक्सप्लेनेशन। देयर इज मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। नाउ ये दो जो ऑप्शन है यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, मॉइस्चर ज्यादा होगा
तो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है वहाँ का, वो डेंस होगा। अगर मॉइस्चर कम होगा, अगर लेस डेंस है तो फिर मॉइस्चर कम होगा। तो ये ऑप्शन यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से कोई एक तो सही है और एक गलत है ना। एक्सप्लेनेशन आंसर इज सी, द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। चलो ये तो ठीक है। द एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर, ये भी ठीक है। अब जैसे जैसे आप हाइट बढ़ती जाएगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे क्या रहेगा, जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर तो नीचे वाले पार्ट में रहता है ना। तो वहाँ पे ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पे, ये यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो एयर मॉलिक्यूल्स या डस्ट है आपकी, बहुत सारी चीज़ें, तो वो एक मॉइस्चर को ऐसे पकड़ के रखती है ना, होल्ड करके रखती है। मगर ऊपर वाले जो एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे कुछ पोल्यूशन एकदम ही कम होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल ऐसे वहाँ तक नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे एयर लेस डेंस हो जाती है और मॉइस्चर किसी कोई मॉलिक्यूल्स पे, कोई उस पे होल्ड करने के लिए उसको कुछ रहता नहीं है उसके पास, ठीक है। तो वहाँ पे जो मॉइस्चर है वो कम होता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, ये आप लोगों को समझना चाहिए इसको। अगर बेसिक कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको कुछ ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है एयर में, वैसे वैसे जो अर्थ का हमारा जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों बढ़ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी कौन सी चीज एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। वी नो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द गैसेस फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ऑप्शंस देखो, द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन्स इट्स हीट्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है एयर में से और हीट रिटेन करता है, ये ऑप्शन ऐसा कह रहा है। सेकंड, द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। थर्ड, ऑल द सोलर रेडिएशन, सारे के सारे सोलर रेडिएशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन का इंफ्रारेड पार्ट है एक, उसको एब्जॉर्ब करता है। नाउ सी, अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन आपका ओजोन रोक दे रहा है ऊपर, राइट। देन ऑल द सोलर रेडिएशन, ऑल सोलर रेडिएशन तो हमारे अर्थ तक पहुंचती ही नहीं है ना। कुछ तो सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर में ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट। देन बचा है आपके पास दो ऑप्शन, द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन्स इट्स हीट, देन द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। नाउ सी इट्स एक्सप्लेनेशन, आप लोगों को भी सोचना है, अब एक्सप्लेनेशन। आंसर इज डी, that is that the carbon dioxide absorb the infrared part of solar radiation. Now see, carbon dioxide is also an important greenhouse gas, जैसे मैंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा एक रीजन है। इट हैज अ लॉन्ग लाइफ टाइम इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्स एनर्जी विथ वेवलेंथ ऑफ 5 माइक्रोमीटर्स, सॉरी 15 माइक्रोमीटर्स, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ वाली बात। शॉर्ट वेवलेंथ क्या होता है, इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है। Now this makes carbon dioxide a good absorber of wavelengths falling in the infrared radiation region of spectrum। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कौन सी, वेवलेंथ ऑफ 15 माइक्रोमीटर्स, तो शॉर्ट वेवलेंथ वाली चीज उसको चाहिए, है ना, राइट। नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ सॉर्ट ऑफ गेटकीपर, इट अलाउज विजिबल लाइट टू पास राइट बाय बट विल एब्जॉर्ब इंफ्रारेड हीट एनर्जी। The key understanding how it does, this is the concept called resonance। इसको resonance का एक concept बोलते हैं, resonance का phenomenon बोलते हैं। वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें कहीं ना कहीं पे मिल ही जाएगा, राइट, वो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ गई। इंफ्रारेड पार्ट है, जैसे रिफ्लेक्ट, जैसे अर्थ पे कोई चीज़ सोलर रेडिएशन आता है, वहाँ से वो जो रिफ्लेक्ट होता है, आधा तो लॉन्ग वेवलेंथ में, जो रिफ्लेक्ट होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ में होता है। जो रिफ्लेक्ट होने वाला पार्ट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर जाने नहीं देता, वो उसको इंफ्रारेड पार्ट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी लाइट्स को जाने देता है, राइट। उसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट वाज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। नाउ किस चीज पे आप लोगों को फोकस देना है इसमें, एलिमेंट्स वाज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। आप लोगों को पता है कि प्राइमरी ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हुई थी वहाँ पे कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स थे, और यहाँ पे पूछा ये भी गया विच वन ऑफ द सेट्स, कौन सा अप्रोप्रिएट सेट यहाँ पे आप लोगों को मिलता है इसमें।
ना आप लोग कहोगे तो यार ये तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ही है, बट हमें यहाँ पे पूछा है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, और कौन सा सेट्स इसमें से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है। नाउ सी द ऑप्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कैल्शियम फॉस्फोरस, कार्बन हाइड्रोजन पोटेशियम। आप लोग सोचो इसमें से कि कौन से एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा, मतलब 3 एलिमेंट्स इसमें जो दिए हैं आप लोगों को मोस्ट अप्रोप्रिएट लगते हैं आप लोगों को ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, आई विल मूव टू द एक्सप्लेनेशन। आंसर इज बी, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, राइट। अब आप लोग कहोगे कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, राइट, बिल्कुल है, बट हमें सेट में कौन सा जो अप्रोप्रिएट मिल रहा है वो आंसर हमें यहाँ पे देखना है ना। ऐसा भी होता है, देखो क्वेश्चन अप्रोच ये भी होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने का मतलब क्या है, आंसर ढूंढना मतलब क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम लोगों को ढूंढना है, राइट। ओके, नाउ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन वर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। A supply of major elements is another condition for the formation of life, as most organisms on earth are made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, right। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द अर्थ क्रस्ट अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेयर एंड ओशन कैन सप्लाई दीज, ये सारे जो ये कौन सप्लाई करता है, अर्थ क्रस्ट एंड अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेयर एंड ओशन, ओशन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये सब चीज़ें सप्लाई करता है। अब लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे ये हेल्प करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट्स कंसीडर व्हाट हैपेंस इफ यू पुट 2 और मोर एलिमेंट्स टुगेदर इन द कंपाउंड। नाउ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्या क्या इससे क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स चेंज इन द सेल मेम्ब्रेन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, हाइड्रोकार्बन्स। देन व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू लेट 3 एलिमेंट्स कंबाइन सच एज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर एंड सेलुलोज। तो ये सब चीजें मतलब एक ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी हम लोगों ने 2 एग्जांपल इसके देखे, राइट। क्वेश्चन, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल। इतना सारा हमारे पास कोल रिजर्व है ना, ईस्टर्न साइड में इतना सारा कोल रिजर्व है, फिर भी हम लोग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल इंपोर्ट करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। फर्स्ट इज, इट इज अ पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर एंड इंपोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज। Most of the power plants in India are coal based and they are not able to get sufficient supplies of coal from within the country. Third is, steel companies need large quantity of coking coal which has to be imported. ये 3 ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को सोचना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों को दिए, कैसे इसमें से ऑप्शंस को तरीके से पढ़ना है और आप किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ सी द फर्स्ट ऑप्शन, इट इज द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर एंड इंपोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज। यार ऐसा कोई करता है क्या? अगर इंडिया के पास इतने सारे बहुत सारे काम है, सोशल मतलब सोशली चीज़ें हैं जो हमें करनी है, ठीक है, इतनी सारी पावर्टी है हमारे पास, तो हम हमारा कोल रिजर्व बचा के रखेंगे और जो हमारा जो फंड्स है वो हम बाहर की कंट्रीज़ को देंगे सिर्फ कोल इंपोर्ट करने के लिए। हमें तो फंड्स की ज़रूरत वैसी ही है, बहुत सारी सोशल वाली इकोनॉमिक स्कीम्स हमें लगानी है, एजुकेशनल है, हेल्थ वाला चीज़ हमें देखना है, तो हम हमारा पैसा बाहर क्यों जाने देंगे, हमारे पास जो है उसको पहले यूज़ करेंगे, राइट। तो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा इररिलेवेंट है यहाँ पे, है। सो यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। नाउ 1 इज एलिमिनेटेड, 1 इज एलिमिनेटेड, 1 इज एलिमिनेटेड, ओके। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज 2 और 3। अगर इन दोनों का आपके पास ये नॉलेज भी ना हो, अगर ये चीज़ें आप लोगों को एग्जैक्टली पता भी ना हो, फिर भी आप एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हो। इस तरीके के अप्रोच अगर रखोगे तो जो क्वेश्चंस आप लोगों को, जिस क्वेश्चन का एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, बट स्टिल यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस और आपका जो स्कोर है वो बढ़ा सकते हो, राइट। अब इसका आंसर इज बी, ये तो आप लोगों को पता चली गया। कोल इंडिया इज यूज इधर फॉर द डोमेस्टिक सोर्स, मोस्टली माइंड बाय कोल इंडिया, और इज इम्पोर्टेड। द इम्पोर्ट्स आर मेनली टू कम्पेंसेट द लैक ऑफ गुड क्वालिटी। सीधी बात है, मतलब एज सिंपल एज दैट, हमारे पास इतना गुड क्वालिटी वाला कोल है नहीं, इसलिए हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। डिस्पाइट इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, सोचो सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है हम, एंड बीइंग द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ कोल डिपॉजिट्स विद अ कोल रिजर्व व्हिच मे लास्ट एटलीस्ट 100 years more. The country is unable to produce adequate quantity of coal to meet the requirement of domestic industry and development. 100 साल के लिए हमारे पास कोल का रिजर्व है, बट क्या हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी ठीक नहीं है, उसकी इफिशियंसी ठीक नहीं है, इसलिए हमें वो
इंपोर्ट करना पड़ रहा है. नाउ द अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, आप लोग इसको पढ़ सकते हो. अ पर्सन स्टूड अलोन, वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल है. इसको देखो, केयरफुली पढ़ना है सिर्फ इसको, है ना. ऑप्शंस और क्वेश्चन दोनों को केयरफुली पढ़ना है, राइट. थोड़ा अगर हमें आता है तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और गलत करके आते हैं, वैसा नहीं करना है. रीड इट केयरफुली. अ पर्सन स्टूड अलोन इन डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज which was situated 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. फट से पेपर पेन लेना है, वहीं पे वो डायरेक्शन वाला जैसे क्वेश्चन आते थे आपको लोगों को इसमें एप्टीट्यूड वगैरह टेस्ट में, वैसे ही करना है बिल्कुल. इसमें क्या कहते हैं, एक्साइटेड होकर गलत नहीं करना है. अ पर्सन स्टूड अलोन इन डेजर्ट ऑन द डार्क नाइट एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज व्हिच वाज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर ही वाज स्टैंडिंग. ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसके पास, but he located the pole star. Now you people should know about what is the pole star, right? The most convenient way now to reach his village is to walk in the, if 4 options आप लोगों को दिए, right? उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कंपास नहीं है, मोबाइल नहीं है, जीपीएस वीपीएस की कोई सुविधा नहीं है, तो फिर सिर्फ उसको ये पता है कि हाँ उसने पोल स्टार लोकेट कर लिया है, उसको पोल स्टार दिख रहा है, राइट. तो इन ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा एक ऑप्शन होगा, मतलब विथ विच ऑप्शन ही कैन रीच हिज विलेज, राइट. डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार, डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज राइट, है ना. अगर पोल स्टार कौन से साइड में अगर उसको पोल स्टार रखना है उसके, और वो सीधा चलते जाएगा तो उसके विलेज में पहुंच जाएगा, है ना. नाउ लेट्स सी, आप लोग सोचो इस पे, pause the video, I will move to the answer is C, very simple. Now what is pole star? Pole star also spelled as pole star, और इसको northern hemisphere में north star भी कहते हैं. The brightest star that appears nearest to either celestial pole at any particular time. Pole star position with respect to rotating earth never changes. Focus करना है इस पे, never changes and it always points to the north direction, है ना. तो ये तो चेंज होता ही नहीं है, अर्थ रोटेट हो चाहे कहीं पे भी हो, ये ऑलवेज आप लोगों को नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है. अगर नॉर्थ डायरेक्शन आप लोगों को दिख गई है तो बस काम खत्म, आप लोग सारी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हो, राइट. डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दस इफ पर्सन कीप्स द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, राइट. अगर नॉर्थ ये पोल स्टार उसको दिख गया है तो पोल स्टार की तरफ से मूव करके ये अगर ईस्ट साइड में अगर इसका फेसिंग करता है, तो ईस्ट साइड में अगर फेसिंग करेगा तो जो पोल स्टार है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा. ही कैन बी श्योर ऑफ वॉकिंग इन द ईस्टर्न डायरेक्शन इन विच हिज विलेज इज लोकेटेड. पोल स्टार वॉज यूज वाइडली फॉर द नेविगेशन इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स ड्यू टू इट्स स्टेबल पोजिशन. नेविगेशन के लिए यूज किया जाता था एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स के लिए, तब कंपास या फिर ये सब चीज़ें नहीं थी, मोबाइल्स वगैरह, राइट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा, है ना. थोड़ा वीडियो आप पॉज करके देख सकते हो. 14th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया. द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. 2 ब्रांचेस हमारे पास होती है, इसकी बात बहुत पहले से कर रहा हूँ मैं, हर लेक्चर में कर रहा हूँ. अरेबियन वाली ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है. तो हमारे यहाँ पे जो साउथ ईस्ट वाला इस तरीके से मानसून आता है, राइट. ये साउथ वेस्ट साइड से जो मानसून वाली विंड्स आती है, तो वो कहाँ पे आती है, सबसे पहले केरल में, राइट. केरल में आता है. ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया. तो पहले साउथ इंडिया में आती है, फिर वो स्लोली नॉर्थ इंडिया में मूव करते जाता है. सेकेंड ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. बे ऑफ बंगाल से अगर आता है ये रेनफॉल अगर नॉर्दर्न प्लेन में जाता है, तो क्या होता है, जब जितने टाइम तक वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर होता है तो वहाँ पे वो बहुत सारा एक मॉइस्चर कलेक्ट करके आता है. जैसे वो लैंड पे आता है तो लैंड से वो मॉइस्चर कम होता जाता है, क्योंकि वो रेनफॉल वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होते रहता है ना. तो ईस्ट साइड से लेके वेस्ट साइड तक जाने तक वो डिक्रीज हो जाता है, और ये मॉइस्चर पूरे टोटल एकदम एग्जैक्ट वेस्ट में, राजस्थान तक जाने तक, गुजरात तक जाने तक एकदम मॉइस्चर उसका ड्राई हो जाता है. तो आप लोगों को वहाँ पे डेजर्ट मिलता है. ये एक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शायद हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था इसका, कि कॉन्टिनेंट्स के
शायद ये वाले वेस्ट साइड पे ही क्यों डेजर्ट होता है, राइट। तो इस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये एक्सप्लेनेशन ही वहीं पे बताया, आप लोगों को इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन। ट्रॉपिकल सवाना रीजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस इन चारों में से? द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इन विंटर ओनली, एन एक्सट्रीम शॉर्ट ड्राई सीजन, अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। दिस इज वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन इन जीसी लियोंग। हर एक अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पे अलग अलग चैप्टर्स है, राइट। पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे मिलता है, वो भी मेंशन किया है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, राइट। ओके, द आंसर इज डी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन इज डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। यहाँ पे एकदम फैक्चुअल जैसा पूछा गया था क्वेश्चन, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन था, तो यू शुड नो अबाउट दिस। ट्रॉपिकल सवाना रीजन इज अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात की थी हम लोगों ने, तो कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन डिवाइड्स क्लाइमेट्स इनटू 5 मेन क्लाइमेट ग्रुप्स विथ ईच ग्रुप बीइंग डिवाइडेड बेस्ड ऑन सीजनल प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर पैटर्न। ओके, तो कोपेन वाला हमें एनसीईआरटी में दी गई है, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वाली चीज़, तो वहाँ पे उसके कुछ कोड्स है, वो आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे ट्रॉपिकल सवाना के लिए कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू ये कोड है आप लोगों का। ये जो ब्लू वाले जो आप लोगों को दिख रहा है मैप में, यहाँ पे ये ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट मिलता है आप लोगों को, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस काउंटर बंडिंग, रिले कंटूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिलेज। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी पहले ही, जब वो सैंड फेंसेस वाला जो एक चीज़ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, वही सॉइल प्रिवेंशन वाला, वहाँ पे मैंने ये मेंशन किया था और आप लोगों को ये बताया भी था कि इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इस पे क्वेश्चन आने वाला है। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द अबव हेल्प्स इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और स्टोरेज इन द सॉइल। अब इसमें क्या पूछा गया आप लोगों को, कार्बन का स्टोर करने के लिए, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन स्टोर करने के लिए कौन सी चीज़ इसमें से आप लोगों को हेल्प करती है ना, कौन सी चीज़ हेल्प करती है। काउंटर बंडिंग क्या होता है, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिलेज, तो इसमें से क्या हेल्प करता है वो भी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। आप लोग सोचो, आंसर दो, हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इट्स आंसर इज बी, ओनली 3, दैट इज नो टिलेज। नो टिलेज का क्या मतलब होता है, ये जो 3 डायग्राम्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है ना, ये है कन्वेंशनल टिल। मतलब दूसरा क्रॉप आना, अगर पहला क्रॉप है जिसका उसको पूरा हार्वेस्ट कर लो, वहाँ से सब निकाल दो दूसरा क्रॉप लेने से पहले। यहाँ पे बोलता है कि थोड़ा थोड़ा इन्होंने मतलब हाफ टीलिंग वाला या स्ट्रिप टीलिंग वाली बात यहाँ पे की है। जो पहला वाला क्रॉप था उसको ऐसा पूरा का पूरा वो वहाँ से रिमूव नहीं करना है, थोड़ा रहने देना है, बीच में से फिर आप लोगों को थोड़ा टील करना है, राइट, दूसरे क्रॉप का प्रोडक्शन लेने के लिए, सोइंग करने के लिए। देन यहाँ पे नो टिलेज, कुछ भी नहीं निकालना है, बस उसमें वैसे ही जो पहला वाला आप लोगों ने हार्वेस्ट कर दिया उसका जो वेस्ट है वहाँ पे वो वैसे का वैसे ही रहने दो, एंड देन उसी पे आप लोगों को जो नया वाला क्रॉप है उसको सोइंग करनी है, तो उसको कहते हैं नो टिलेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ें रिमूव नहीं हो रही है, राइट, ये यहीं पे सॉइल में ही रह रही है, यहीं पे वैसे ही फील्ड में रह रही है, तो इससे ये थोड़ी सी डिकम्पोज होती है, तो उसका जो कार्बन है वो सॉइल में ही फिक्स रहता है ना। नाउ सी, जैसे हरियाणा, यूपी, राजस्थान में क्या हो रहा है, जो पैडी फील्ड्स होती है वो पैडी का आफ्टर हार्वेस्टिंग वो लोग उसको जला देते हैं, तो जो कार्बन उसमें स्टोर होता है वो जलाने के बाद बाहर निकल जाता है, वो एटमॉस्फेयर में होता है। तो वो एक आप लोगों को वो बहुत एक कंसर्न है, या वो एक क्या कहते हैं थ्रेट है हमारे ग्लोबल ये क्लाइमेट चेंज के लिए, है ना। टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज़ आती है दिल्ली वाली कि इतना सारा पोल्यूशन एकदम बढ़ गया, आप लोगों को आंखों से दिख रहा है सब पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन हो जाता है जब ये राइस फील्ड जो पैडी फील्ड है आफ्टर हार्वेस्टिंग फार्मर्स लोग उसको जला देते हैं। तो उसके लिए अभी काफ़ी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बना रही है लोगों, मतलब फार्मर्स को कुछ फंड्स देने के लिए कि भाई आप लोग इसको जलाओ मत, इसको एक ठीक तरीके से इसका डिस्पोज करो। Now, no tillage, also called zero tillage, is a minimum tillage practice in which crop is sown directly into the soil, not tilled since the harvest of the previous crop. Right? Carbon sequestration is the long-term storage of carbon in plants, soil, geologic formation, and the ocean. Carbon sequestration की definition भी पूछी जा सकती है वन लाइनर क्वेश्चन में, तो ये पता होना चाहिए। Carbon sequestration occurs both naturally
and as a result of anthropogenic activities and typically refers to the storage of carbon. Naturally भी होती है और human activities की वजह से भी होती है. No till farming has been claimed to increase soil organic matter and thus increase. Last question था ये कुछ 1PSC जो ऑफर करता है आप लोगों के लिए, ये इसके पैकेजेस है, जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2021 प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू पैकेजेस यहाँ पे दिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. फ्री आर्ट एंड कल्चर टेस्ट मॉड्यूल है, फ्री आर्ट एंड कल्चर टेस्ट मॉड्यूल, तो ये आप ही लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है. मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका मतलब जितना ज़्यादा यूज़ आप इसको कर सकते हो उसको यूज़ करिए. नाउ पॉलिटी एमसीक्यूज पैकेज है, हिस्ट्री एनसीईआरटी एमसीक्यूज पैकेज है. नाउ 750 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, 600 एमसीक्यूज फ्रॉम हिस्ट्री. नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है ना. जैसे 27 जून को एग्ज़ाम था तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली होंगी, सिर्फ रिवीजन बाकी होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल टू सॉल्व नंबर ऑफ टेस्ट, टू सॉल्व नंबर ऑफ एमसीक्यूज, है ना. उससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच भी आप लोगों को उसमें बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी. तो आप इसको एक बार देखिए, इसको यूज करिए, है ना. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो टिल देन we'll meet in the next lecture. So stay safe, stay healthy and study consistently. Thank you very much.